नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों चलिए फटाफट हम लोग आज टेस्ट नंबर 8 का बी देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे थे प्रीलिम्स 2025 के लिए, और हमने टेस्ट 8 किया था, उसका पार्ट ए कर लिया था जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। विषय था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और फटाफट क्वेश्चन 51 से लेके 100 तक कंप्लीट करते हैं। कोशिश करना जल्दी जल्दी से आंसर देना। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसी टाइम में आपको आंसर दे देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप टेस्ट देख सकते हैं, जनरल स्टडी प्रीलिम्स 2025, टेस्ट कोड है 4708। चलिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें प्रायः संधारणीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के कोर क्षेत्र सख्त रूप से संरक्षित क्षेत्र हैं और मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। अगला कह रहा है भारत के सभी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर के रिजर्व हैं। उपरोक्त में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। आपको पता होगा भारत में कुल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उनमें से 12 को ही मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम में हिस्सा मतलब मान्यता दी गई है। तो सभी को नहीं दिया गया है, तीसरा गलत है। पहला भी सही है और दूसरा भी आपको सही देखने को मिलता है, केवल दो कथन सही है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। कह रहा पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में विचार कीजिए। ESZ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक संरक्षित वन में उसकी सीमाओं से प्रारंभ होकर न्यूनतम 10 किलोमीटर तक ESZ होना चाहिए। दूसरा कह रहा है ESZ 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्या ये बातें सही हैं? कह रहा कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, और ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे जो कथन एक कह रहा है भारत में यह अनिवार्य नहीं है क्योंकि आपको न्यूनतम 10 किलोमीटर का भी अनिवार्य नहीं है, ये तो गलत है। और दूसरा कह रहा है कि ESZ 1972 के WP एक्ट नहीं, ESZ जो बनाए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये भी गलत है। कोई गलत नहीं है, मतलब कोई सही नहीं है, तो ना तो एक ना तो दो, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख ओजोनकारी पदार्थ है? मीथेन, फ्रेयॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोई नहीं। आपको पता होगा कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो फ्रेयॉन होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। दूसरा कह रहा है इसका विशेष ध्यान सिलिकोसिस जैसे धूल संबंधित श्वसन रोगों पर है। तीसरा कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान का विलय NIOH यानी कि राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संगठन संस्थान से कर दिया गया है। कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल मतलब सभी, एक दो तीन। तो जो पहला कथन आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, ये आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।
तो इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। अगर पहला कथन गलत है तो आप एलिमिनेशन करके भी आप निकाल देंगे कि आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा आपको देखने को मिलता है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, जैव विविधता के संदर्भ में ईविल का क्वार्टेट में निम्नलिखित में से कौन से 4 घटकों का समूह सम्मिलित है? ठीक है, पर्यावरण हानि, अतिदोहन, समय विलुप्ति, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। अगला कह रहा है पर्यावास हानि, अतिदोहन, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। सी कह रहा है अतिदोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन। अगला कह रहा है वनोन्मूलन, प्रदूषण, अतिदोहन, जलवायु परिवर्तन। तो आपको इसमें जो देखने को मिलेगा, इसमें पर्यावास की हानि, अतिदोहन, सहविलुप्ति और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। ये जो ऑप्शन ए है यही देखने को मिलेगा कि ऑप्शन ए जो है ईविल क्वाड्रेट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आपको भी पता होगा क्योंकि टाइम इतना कम है, और फटाफट आप लोग आंसर करते रहिएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं प्रदूषित स्थल पर प्राकृतिक या निर्मित सूक्ष्म जीवों की आबादी को शामिल करके प्रदूषकों को विघटित करने के लिए देशी सूक्ष्म जीवों की क्षमता में वृद्धि करने की तकनीकी को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? जैव संवर्धन, जैव संचयन, आंतरिक जैवोपचार, माइक्रो रेमेडिएशन। तो इसको हम लोग किसके बारे में बोलते हैं? जिसमें हम लोग खुद के अंदर का जो है, तो ये यहाँ पे जैव संवर्धन की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी? जैव संवर्धन की बात की जा रही है, जिसमें से जहाँ उसी स्थलीय प्रदूषित स्थल पर जो वहाँ के देशी जीव हैं उन्हीं की संख्या में वृद्धि करके प्राकृतिक या निर्मित सूक्ष्म जीवों की आबादी को शामिल किया जाता है, जिससे कि प्रदूषकों को विघटित तेजी से किया जाता है, जिसको हम लोग जैव संवर्धन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको सबका अंतर जो है आंतरिक जैवोपचार को भी समझ लेना है, माइक्रो रेमेडिएशन को भी पढ़ लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, प्रतिपूरक वनीकरण कोष CAF अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है यह अधिनियम भारत के लोक लेखा के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना करता है। बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि ये कथन बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। दूसरा कथन कह रहा है कि अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को 50% धनराशि प्राप्त होगी। क्या ये बात आपको देखने को मिलेगी? ये गलत बात आपको देखने को मिलेगी। राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष जो है उसमें प्रतिपूरक वनीकरण के लिए एकत्रित की गई धनराशि का शेष 90% प्राप्त होता है। आपको ये बात देखने को मिलेगी। ये दोनों को 50% मिलने की बात नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला कह रहा है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण इसके खातों की वार्षिक अंकेक्षण कर सकता है। बिल्कुल ये बात आपको देखने को मिलेगी। ये CAG के अंतर्गत आएगा, CAG इसकी जांच कर सकता है। ठीक है, तो तीसरा सही है और 1 और 3 सही है, केवल 2 कथन सही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं हम लोग। करा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि निच्छालन को जल में घुलनशील जैविक पोषक तत्वों के मृदा संस्था में रिसाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा कह रहा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ह्यूमस जो है पोषक तत्व भंडार के रूप में कार्य करता है। अगला कह रहा है लिग्निन और काइटिन की उपस्थिति अपरद के अपघटन की दर को बढ़ा देती है। कह रहा है कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। तो इसका जो पहला कथन आपको देखने को मिल रहा है कि जो निच्छालन है, निच्छालन में आपको देखने को मिलेगा ये जो कह रहा है कि जल में घुलनशील जैविक पोषक तत्वों के द्वारा मृदा में संस्तर के रिसाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो नहीं, ये आपको गलत देखने को मिलेगा। निच्छालन में क्या होता है? निच्छालन की प्रक्रिया में
के अंतर्गत जल में विलेय अकार्बनिक पोषक तत्व जो हैं भूमि मृदा के संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और उपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। ये बात आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ये संस्तर के रिसाव के रूप में ये नहीं आपको देखने को मिलता है। अगला कह रहा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ह्यूमस जो है पोषक तत्व भंडार के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल ये बात सही देखने को मिलेगी। तीसरा कह रहा है लिग्निन और काइटिन जो है की उपस्थिति अपरद के अपघटन की दर को बढ़ा देती है। नहीं, ये बढ़ा नहीं देती बल्कि घटा देती है। तो तीसरा भी गलत है, केवल 2 सही है, केवल एक ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित पर विचार करना है, कितने द्वितीयक वायु प्रदूषक हैं? ठीक है, चलिए देख लेते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं। इसमें से जो द्वितीयक वायु प्रदूषक देखने को मिलेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या सल्फ्यूरिक अम्ल जो है द्वितीयक वायु प्रदूषण देखने को मिलता है? ठीक है, क्या परऑक्सीटिसिल नाइट्रेट देखने को मिलता है आपको? कणकीय पदार्थ आपको देखने को मिलता है या भी क्षोभ मंडलीय ओजोन देखने को मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ये कणकीय पदार्थ है ये तो आपको प्राथमिक प्रदूषण देखने को मिलता है। वहीं पे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वितीयक, परऑक्सीटिसिल जो है नाइट्रेट ये भी द्वितीयक है और क्षोभ मंडलीय ओजोन जो है ये भी द्वितीयक आपको प्रदूषण देखने को मिलता है। 3 कथन सही हैं, तो केवल 3 यानी कि द्वितीयक वायु प्रदूषण की बात कर रहा है, तो केवल 3 यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, करा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं हम लोगों ने जलवायु कार्यवाही की पंचामृत रणनीतियों के घटक के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कह रहा है वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जो है इसको हमको प्राप्त करना है। बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगा। हमने जो जलवायु कार्यवाही के लिए पंचामृत रणनीति दी है इसमें हमने कहा है 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म ऊर्जा हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। ये भी सही बात आपको देखने को मिलेगी। तीसरा कह रहा है वर्ष 2047 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो 2047 तक नहीं, आपको पता होगा 2070 तक हमने जो है ऐसा लक्ष्य रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो गलत है, केवल 2 कथन सही है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, कथन एवं कारण वाला है, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कथन 1 है कि ऊष्मीय प्रदूषण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, बिल्कुल ये कथन तो सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है क्योंकि जल निकाय में तापमान में वृद्धि से घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती। बिल्कुल सही बात कह रहा है, दोनों बात सही है और कथन एवं कारण सही व्याख्या भी कर रहा है। तो कथन ए ऑप्शन कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ सुर्खियों में रहे स्थान दिया हुआ है और दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। अलबेका घाटी कहाँ पे स्थित है? क्या ये सीरिया में स्थित है? तो नहीं, आपको अलबेका घाटी जो देखने को मिलेगा ये लेबनान के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो कि अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली जो है उसका भी हिस्सा देखने को मिलता है। तो पहला तो इसका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है माउंट रुआंग क्या आपको देखने को मिलता है? इंडोनेशिया में है। तो बिल्कुल आपको जो माउंट रियोंग देखने को मिलता है ये कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाता है इंडोनेशिया में, जो कि ज्वालामुखी उद्गार के लिए जो है न्यूज में आया था माउंट रुआंग, इसलिए ये सही है। अगला कह रहा है कि शक्सगाम घाटी क्या लद्दाख में है? क्या ये बात सही है कि ये घाटी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी? तो नहीं, ये जो है
यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, ये जम्मू एवं कश्मीर में देखने को मिलती है। तीसरा गलत है, पहला और तीसरा गलत है, क्योंकि पहला वाला जो है वो आपको देखने को मिलेगा लेबनान में, ठीक है। और जो तीसरा वाला है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है जम्मू एवं कश्मीर में। तो पहला और तीसरा गलत है, केवल एक कथन सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। महाद्वीपीय अम्लीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करेक्ट कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। पहला कह रहा है कि महासागरीय अम्लीकरण से तात्पर्य अतिरिक्त वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण महासागर के पीएच स्तर में कमी से है। बिल्कुल ये बात आपको सही देखने को मिल जाती है। दूसरा कह रहा है महासागरीय अम्लीकरण जो है समुद्री जीवों, विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट शैल या अस्थिपंजर वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये भी बात आपको सही देखने को मिलती है। दोनों कथन इसके सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है स्थलीय बायोम एक तरफ दिया हो और एक तरफ विशेषता दी हुई। कह रहा है टुंड्रा क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट या स्थायी तुषार वाली मृदा पाई जाती है। बिल्कुल आपको परमाफ्रॉस्ट वहाँ पे हमेशा देखने को मिल जाता है टुंड्रा इलाकों में। वहीं पे दूसरा कह रहा है टैगा, टैगा में क्या सदाबहारी सदाबहार शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं सदाबहार शंकुधारी वन कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं, जो कि रूस वाले इलाके में देखने को मिल जाएगा, प्रशांत महासागर से यूराल पर्वत के इलाके में, स्कैंडिनेवियन, साइबेरियाई, यहाँ पे आपको देखने को रीजन में देखने को मिल जाता है, अलास्का, कनाडा, ये सब। ठीक है, तो ये सही है। सवाना जो है लंबी घास और छोटे वृक्ष, बिल्कुल आपको पता होगा सवाना क्षेत्र जो है ये घास के लिए ही फेमस देखने को मिलते हैं। सभी तीन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, कथन एवं कार्य वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको पता है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि शीत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र के आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्योंकि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल क्लोरीन और ब्रोमीन अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण ओजोन का अवक्षय हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि सन 1980 में वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के क्षय के बारे में बताया था। इसे सामान्य रूप से ओजोन छिद्र कहा जाता है। यह पाया गया कि ओजोन छिद्र के लिए परिस्थितियों का एक विशेष समूह उत्तरदायी था, जिसमें से ये भी था कि शीत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है कारण जो कह रहा है कि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है, कथन एवं कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल है ये शीत ऋतु के दौरान ही आपको देखने को मिलते हैं, जो बनते हैं अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ कथन एवं कार्य वाला ये भी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ठीक है, कह रहा है पीने के प्रयोज्य हेतु व्यक्ति के लिए किए जाने वाले जल को फ्लोराइड आयनों से पूर्णतः रहित होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 10 ppm से अधिक फ्लोराइड आयन अस्थियों और दांतों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि आपको देखने को मिलेगा कि 10 ppm से अधिक है तो वो अस्थियों और दांतों पर हानिकारक प्रभाव डालता है, और अगर 2 ppm से भी अधिक है तो वो उसके आयन जो है
दांतों पर भूरे रंग के धब्बे बना देते हैं, ये देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो कथन 2 है वो सही देखने को मिलता है। कथन 1 जो है वो आपको कहीं ना कहीं गलत देखने को मिलता है कि अगर कमी है तो इसके कारण भी दांतों का क्षय हो सकता है। तो ये पहला भी गलत है, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, पहला गलत है किंतु कथन 2 जो है सही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा जब कोई व्यक्ति ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर यात्रा करता है तो इसमें सामान्यतः वृद्धि देखने को मिलती है। बिल्कुल, आप जैसे जैसे ध्रुव से भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के तरफ आते हैं आपको देखने को मिलता है कि जैव विविधता जो है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। तो आपको ये भी बात सही देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, कथन एवं कारण वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको पता है, फटाफट देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट, कनेर या नेरियम पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर है इन पुष्पों के कच्चे अर्क के सेवन से बचना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं बचना चाहिए। ठीक है, इन पुष्पों के कच्चे अर्क के सेवन से बचना चाहिए। दूसरा कारण कह रहा है क्योंकि इनमें ओलएंड्रिन नामक कार्डियोटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड होता है जो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो ये भी आपको सही देखने को मिलेगा, कथन एवं कारण दोनों सही देखने को मिलेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, कच्चा अर्क जो है इसका होता है ये अत्यधिक विषैला देखने को मिलेगा और उचित औषधि मिश्रण के बिना कभी भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। दूसरा कह रहा है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो दोनों कथन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जो अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग के संदर्भ में दिया हुआ है, ये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तहत कार्य करता है और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित देखने को मिलता है। दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्र विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। ठीक है, हिमालय शामिल है तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा हिमालय शामिल है। पश्चिमी घाट शामिल है तो बिल्कुल शामिल है। पूर्वी घाट शामिल है तो नहीं शामिल है। चौथा कह रहा है पूर्वोत्तर भारत बिल्कुल शामिल है। अंडमान निकोबार वाला बिल्कुल शामिल है। 1, 2, 4 और 5 ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन हम लोग आज कर चुके हैं, अभी 30 क्वेश्चन और करने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की तरफ हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं या तो आप इसको पॉज करके कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या फिर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। मैंने पहले ही डाल दिया है, जब मैंने पार्ट A डाला था तभी मैंने इसकी पूरी PDF डाल दी थी। आप लोग वहाँ से ज्वाइन होके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, वर्षा जल का pH मान, तो यहाँ पे कम से कितने से कम होने पे उसे अम्लीय वर्षा मानते हैं। तो बिल्कुल 5.6 जो आपको देखने को मिलता है, इससे कम अगर pH वैल्यू हो जाती है तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये अम्लीय वर्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी में गासे के नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटता से संबंधित प्रजातियां अनंत काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो बिल्कुल यही गॉसे का तो नियम कहता है कि अगर एक ही संसाधन है और उसके लिए आपस में दो प्रजातियां कंपटीशन कर रही हैं तो दोनों अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकती। यही बात सही है, गॉसे का नियम यही कहता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखते हैं 73
3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इकोक्लाइन, इकोक्लाइन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इकोक्लाइन क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो इकोक्लाइन होता है वो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य में स्पष्ट विभाजन सीमा नहीं होने की स्थिति में एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें रोग वगैरह तो कुछ बताता नहीं है। तंत्र में वायु, जल और मृदा जैसे अजैविक कारकों की गुणवत्ता से रिलेटेड कोई बात नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन है यही सही देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, कथन एवं कारण वाला क्वेश्चन है। फिर से चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत ने हाल ही में समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी विशिष्ट नीति जारी की है। क्या भारत ने जारी किया होगा ऐसी कोई नीति? अगला कह रहा है भारत समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, यानी कि मार्पोल, मार्पोल का हस्ताक्षर करता तो भारत है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो कह रहा है कि भारत ने हाल ही में समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी विशिष्ट नीति जारी की है, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा ये देखने को नहीं मिलता है कुछ, तो ये तो गलत है। पहला गलत है और दूसरा सही है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो नीति हमारे पास ऐसी कोई नहीं है, अलग अलग नियम है, कानून है, जैसे कि समुद्री प्रदूषण की रोकथाम वाणिज्य जो है वो वाणिज्यपोत परिवहन अधिनियम 2009 के माध्यम से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, इन सभी के माध्यम से हम लोग करते हैं। ऐसी कोई नीति हमारे पास नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गिद्धों की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है? ठीक है, तो देखो भाई कौन कौन से गिद्ध जो है वो संकटग्रस्त हैं। रेड हेडेड गिद्ध, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। जो रेड हेडेड गिद्ध है ये क्या है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, अगला है हिमालयी गिद्ध, तो हिमालयी गिद्ध आपको देखने को मिलेगा, ये जो है नियर थ्रेटेंड है, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, जो IUCN की डाटा लिस्ट आती है उसमें नियर थ्रेटेंड है, यानी कि संकटापन्न है। अगला अगर है सिलेंडर विल्ड गिद्ध, ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अगर है आगे है वाटर रम्प्ड गिद्ध, ये भी देखने को मिलेगा कि आपको जो है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 1, 3, 4 होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, भारत में संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है संरक्षण क्षेत्रों की अवधारणा को सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम 2002 में प्रस्तुत किया। नहीं भैया, हम लोग कब से कर रहे हैं, 1972 से कर रहे हैं, WPA एक्ट से, है ना, तो ये तो वही गलत है। अगला कह रहा है संरक्षण क्षेत्र पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में होते हैं, तो हाँ, जो संरक्षित क्षेत्र हैं ये पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में होते हैं, यही देखने को मिलता है आपको। ठीक है, अगला कह रहा है सभी प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां पूर्ण नहीं, कहाँ हर तरह के में देखने को मिलता है। जो पवित्र उपवन है उनमें तो आप कर सकते हैं, आपके लोकल नियम चलते हैं। वहीं पे नेशनल पार्क जो है इनमें थोड़ा सा वो होता है, वही ठीक है, इनमें थोड़ा टफ वो पड़ जाता है, और वहीं अलग अलग लेवल पे आपको सुरक्षा देखने को मिलती है, तो ये भी गलत है। केवल 2 कथन, मतलब केवल 2 ऑप्शन, यानी कि एक कथन ही सही है, तो कितने कथन सही हैं, केवल एक, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 77, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ जो है दिया हुआ है कि प्रदूषक कौन सा है, और एक तरफ जो है रोग दिया हुआ है। ठीक है, पहला कह रहा है कि आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है, तो बिल्कुल आर्सेनिक जो है उसकी वजह से आप लोग को ब्लैक फुट रोग, यानी कि होता क्या इसमें, फेफड़े और त्वचा के कैंसर बन जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है,
मतलब इसका कारण भी बन सकता है आर्सेनिक। अगला है कैडमियम। कैडमियम के कारण इटाई होता है, तो बिल्कुल यानी कि ये हड्डी का जो डिकैल्सिफिकेशन है इसी को हम लोग इटाई बोलते हैं, जो कि कैडमियम की वजह से हो सकता है। अगला है नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो बिल्कुल ये जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम और मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है इसकी वजह से हो सकता है, नाइट्रेट की वजह से। तो तीनों सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है। किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है जैव विविधता की हानि से संभावित परिणाम क्या है। ठीक है, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला कह रहा है पादपों की उत्पादकता में गिरावट आ सकती है। दूसरा कह रहा है पर्यावरणीय व्यवधानों जैसे सूखे के प्रति प्रतिरोध में कमी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तीसरा कह रहा है रोग चक्र की परिवर्तनशीलता में वृद्धि आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। सभी सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायोपायरेसी, ठीक है, बायोपायरेसी के बारे में यहाँ पे बात की गई। बायोपायरेसी शब्द को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो बायोपायरेसी में होता क्या है कि इसमें कुछ जैविक पदार्थों के अनुप्रयोग के बारे में किसी अन्य समाज या समुदाय के पारंपरिक ज्ञान का अवैध और अनधिकृत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है यह कृषि प्रयोजनों के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का अवैध व्यापार है, नहीं। दूसरा कह रहा है यह वाणिज्यिक लाभ के लिए स्वदेशी ज्ञान या जैविक संसाधनों का अनधिकृत प्रयोग है, तो यही मुझे देखने में लगता है कि यही सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है। हाथियों के संरक्षण के संदर्भ में यहाँ पे बात की गई है। हाथियों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है भारत सरकार ने 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था। बिल्कुल 1992 में आपको देखने को मिलता है कि हम लोग जो है प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू करते हैं। ठीक है, कह रहा है वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, यानी कि जिसको साइट्स बोलते हैं ने, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी माइक कार्यक्रम चलाया है। बिल्कुल ये भी सही देखने को मिलता है। अगला कह रहा है कि भागीदारी भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट एशियन एलिफेंट अलायंस का सदस्य है। बिल्कुल ये भी सही देखने को मिलता है। सभी तीन सही है, तो कितने कथन सही कह रहा है, तो सभी तीन यानी कि सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है एक तरफ सूची एक दी हुई है, श्रेणियां दी हुई, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी हुई है कि मैच करना है। कह रहा है कि सूची एक में जो है उच्चतम स्तर पर संरक्षण प्राप्त पशु प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो देखने को मिलेगा कि बिल्कुल यहाँ पे जो पशु प्रजातियां जो कि उच्च संरक्षण जिनको प्राप्त है वो अनुसूची एक में देखने को मिलती हैं। अनुसूची दो में संरक्षित पादपों की प्रजातियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल पादपों की देखने को मिलेगा, इसमें कम स्तर का संरक्षण के साथ पशु प्रजातियां देखने को मिलती हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है अनुसूची 3 के अंतर्गत जो है साइट्स के अंतर्गत परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूने हैं। अनुसूची 3 में संरक्षित पादपों की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और साइट्स को जो है अनुसूची 4 में रखा गया है, तो इसलिए चौथा भी इसमें गलत ही मैच है। तीसरा और चौथा गलत मैच है, केवल एक सही मैच है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्रायः सुर्खियों में रहने वाली डेटा विधि के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, डेटा विधि है क्या ये। कह रहा है कि ग्रामीण भारत में उपयोग की जाने वाली जल शोधन की पारंपरिक विधि है। दूसरा कह रहा है प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके बीजों के पर्यावरण अनुकूल संरक्षण की तकनीक है। अगला कह रहा है मृदा की उर्वरता बढ़ाने हेतु नई जैव प्रौद्योगिकियों की विधि है। नई जैव प्रौद्योगिकी जो विधि है उसके बारे में बात करता है। डी कह रहा है कि
स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करके बनाई जाने वाली संधारणी संरचना का स्वरूप है। तो ये जो आपको डेटा विधि देखने को मिलेगी ये है क्या, तो ये बीजों का पर्यावरण के अनुकूल जो है संरक्षण की एक तकनीक देखने को मिलती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है। हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस देश का आनुवंशिक रूप से संशोधित किस देश में ने जो है आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर जो है वो छोड़ दिए? जिबूती, इरिट्रिया, सूडान और मिस्र। तो ऐसा करने वाला देश आपको देखने को मिलेगा जिबूती है। ठीक है, जिबूती ने ऐसा किया है। ए ऑप्शन हो जाएगा जिबूती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है। कह रहा है उपयुक्त में से कितने को बायो रिमेडिएशन तकनीक से उपचारित किया जा सकता है? ठीक है, क्या तेल रिसाव को हम लोग बायो रिमेडिएशन से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपशिष्ट जल का उपचार कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। रेडियोधर्मी अपशिष्ट से आयनिक तत्व का, बिल्कुल इसको भी कर सकते हैं। सभी सही है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है लिटोरल जोन वह क्षेत्र है जो जलीय या झील पारिस्थितिकी तंत्र के तट से सबसे दूर होता है। नहीं, आपको देखने को मिलेगा लिटोरल जो है तट के निकट होता है। ठीक है, दूर नहीं होता है। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहना है प्रोफंडल जोन में न्यूनतम सौर प्रकाश के प्रवेश के कारण विशेष रूप से कम तापमान होता है। तो प्रोफंडल जोन जो है देखने को मिलेगा सभी क्षेत्रों की तुलना, दोनों में से इनकी अगर तुलना किया जाए तो तुलना में अधिक ठंडा देखने को मिलेगा, सघन देखने को मिलेगा। इसमें जो है प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें सही हैं। तो दूसरा तो सही है। कौन से कथन सही है? तो केवल 2 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं? वनस्पति उद्यान। क्या वनस्पति उद्यान जो बोटेनिकल गार्डन है ये बाह्य स्थानीय के उदाहरण हैं? तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा जो बोटेनिकल गार्डन है ये बाह्य स्थानीय यानी एक्स-2 के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगला कह रहा है आरक्षित वन। तो आरक्षित वन तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। जीन बैंक भी आपको देखने को मिलेगा और आपको संरक्षित क्षेत्र नहीं क्रायो प्रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा। 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 5 सही है, तो बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसको पहले आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देख लीजिएगा तो आपको आसानी रहेगी, या फिर वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया? वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1988, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये जो है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जो है ये वन नीति की तरह हमने शुरू किया था, राष्ट्रीय वन नीति 1988 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निक्टन शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? निक्टन के बारे में आपने पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निक्टन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो निक्टन होते क्या हैं कि ये अच्छे तैराक सूक्ष्म जीव देखने को मिलेंगे जो जलधाराओं के जो धाराओं से स्वतंत्र होकर तैरने के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं, और ये विषमपोषी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहला कह रहा है कि ये वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं, ये तैरने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं, ये शक्तिशाली तैराक हैं जो जल निकायों में धाराओं को पार कर सकते हैं। तो यही सही ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये जो है आपको देखने को मिलेगा, ये समुद्र तल के निकट भी पाए जाते हैं, ये भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको 89। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की यहाँ पे बात कर रहा है, कह रहा है इनमें प्रायः विटामिन, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में प्रायः परिरक्षक और रंजकों जैसे योजक शामिल होते हैं। तीसरा कह रहा है हृदय संबंधी समस्या जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों में से एक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है प्रोटीन, विटामिन और फाइबर की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, तो नहीं, इनकी कमी हो जाती है इनमें। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा जो है कि परिरक्षक और रंजकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल। अगला कह रहा है हृदय संबंधी जोखिम होता है, तो ये भी आपको सही देखने को मिलता है। 2 कथन सही हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि सही पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। भारत में ध्वनि प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में के संदर्भ में करा कि भारत में ध्वनि प्रदूषण के लिए विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि प्रदूषण के अनुमेय स्तर को निर्धारित किया है। बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों के आसपास 100 मीटर के भीतर के क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित किया गया है। तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा 100 मीटर के क्षेत्र का जो इनके आसपास का इलाका है उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग शांत क्षेत्र कहते हैं। तो दोनों सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। ठीक है, एनटीडी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। कह रहा है कि ये संक्रामक रोगों और गैर संक्रामक रोगों का एक विविध समूह है। तो बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी। ठीक है, कह रहा है ये 2030 तक महामारी को समाप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है। क्या ये सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है? ऐसा देखने को मिलता है, तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा सतत विकास लक्ष्यों में भी इनको शामिल किया गया है। अगला कह रहा है कि ये विषाणु, जीवाणु, परजीवी, कवक और विषाक्त पदार्थों सहित विभिन्न रोगाणुओं के कारण हो सकते हैं। बिल्कुल तीनों सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 92 है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन यह रासायनिक आयुध कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल गलत है। आपको देखने को मिलेगा इसके सदस्यों में 193 देश हैं और भारत भी इसका सदस्य देखने को मिलता है, तो ये तो गलत हो गया। बी कह रहा है कि रासायनिक हथियार को समाप्त करने के प्रयासों के लिए इसे 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल ये सही देखने को मिलेगा। अगला कह रहा है इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नहीं, इसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में स्थित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी कह रहा है 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की देखरेख भी OPCW करता है। नहीं, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो केवल बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का पहला संचालनरत तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो आपको पता होगा कि ये रूस से बात चली है, कहीं बीच में भारत को देने को बात हुई थी, तो उससे रिलेटेड न्यूज में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है। कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे एक मिनट नीचे पढ़ लेते हैं। कह रहा है भारत में उपयुक्त क्षेत्रों में से कितने यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है उसी के बारे में फिर से यहाँ पे बात कर रहे हैं। बताना है कि प्राकृतिक जो है उसमें से कौन कौन से स्थित हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है, तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा काजीरंगा देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि भारत में 7 यूनेस्को के विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल हैं, 1 मिश्रित स्थल है और 34 सांस्कृतिक स्थल देखने को मिलेगा। सॉरी, ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आएगा। ठीक है, ये अलग, ये जो यूनेस्को वाला है उसके सॉरी ठीक है, ये यूनेस्को वाला जो है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितने टोटल देखने को मिलते हैं? 42, 43 आपको देखने को मिलते हैं। 42 जो है टोटल देखने को मिलते हैं, इनमें 34 जो है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित देखने को मिलता है। इसमें सांस्कृतिक प्राकृतिक के बारे में बात की गई है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल जो है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपको देखने को मिलेगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपको देखने को मिलता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। 3 और मैं बता देता हूँ।
ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी, और तीसरा है पश्चिमी घाट। तो सभी मैंने आपको बता दिया, सभी चारों इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है। ठीक है, कह रहा है ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले कैटेलिटिक कन्वर्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है प्लेटिनियम, पैलेडियम और रोडियम को विषाक्त गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल में लगाया जाता है। अगला कह रहा है कि जब निकास कैटेलिटिक कन्वर्टर से गुजरता है तो बिना दहन के ही हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोनों कथन जो है सही हैं, दोनों कथन सही बात कर रहे हैं, और जो है तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पे आपको पता होगा ये कैटेलिटिक जो है कन्वर्टर्स की जो बात हमने नए जो भी नियम लागू किए हैं उनके तहत जो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने संधारणीय विकास के प्राथमिक स्तंभ हैं। ठीक है, कह रहा है कि आर्थिक विकास, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा आर्थिक विकास प्राथमिक में है। सामाजिक विकास ये भी है। तीसरा कह रहा है पर्यावरण संरक्षण, ये भी है। लेकिन राजनीतिक स्थिरता आपको संधारणीय विकास में डायरेक्ट रूप से देखने को नहीं मिलती, प्राथमिक जो है में देखने को नहीं मिलती है, तो ये तो गलत हो जाएगा, केवल 3 सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है। सुपरिचित ई अपशिष्ट प्रदूषकों डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कौन से कथन सही है। कह रहा है कि डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन जो है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपशिष्ट के थर्मल ट्रीटमेंट तापीय उपचार के दौरान उत्सर्जित होते हैं, तो बिल्कुल। दूसरा कह रहा है कि डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन के संपर्क में आने का लगभग 90% कारण दूषित भोजन खाना है, ये भी आपको सही देखने को मिलेगा। दोनों सही है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 98 है। ठीक है, इनका अगर आपको सोल्यूशन पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, तो आप जो है इनको टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और चलाइए, आराम से पढ़िए इनको। वीडियो मैंने इसलिए बना लिया क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है कि वीडियो से ही वो कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने बना दिया है कि उनको पढ़े हुए फॉर्म में सुनते हुए वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना इसी स्पीड से होगा क्योंकि 50 क्वेश्चन 50 मिनट में करने पड़ेंगे, आपको वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला है 98। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है उपरोक्त में से कितने मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। पहला कह रहा है कि उद्योगों से निकलने वाले विषाक्त रसायन, बिल्कुल ये देखने को मिलेगा। अगला कह रहा है ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाली फ्लाई ऐश, बिल्कुल ये भी देखने को मिलेगा कि मृदा प्रदूषण इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं होता है। अगला कह रहा है भूमि पर डंप किए जाने वाले घरेलू अपशिष्ट, इसकी वजह से भी होता है, बिल्कुल। कीटनाशी और शाकनाशी इसकी वजह से भी, और खनन की वजह से भी देखने को मिल जाता है। सभी 5 सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है। प्राय सुर्खियों में रहने वाला TAK003 मुख्य रूप से एक है। TAK003 जो है ये किसके बारे में बात करता है, तो मैं बता दूं कि जो TAK003 है ये जापान में स्थित दवा कंपनी टेकेडा द्वारा विकसित डेंगू की एक नई वैक्सीन देखने को मिलेगी। हाल ही में WHO ने इसे पूर्व अर्हता प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया था, तो आपको देखने को मिलेगा ये डेंगू के रोकथाम के लिए लाइव एन्यूटेड वैक्सीन देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, 100 क्वेश्चन है, लगभग 50 मिनट में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। 50 क्वेश्चन आपको स्पीड में इतनी ही करना है, टाइम बाउंडेड होके करना है। इनका सोल्यूशन पढ़ना है तो आपको जो है टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। कह रहे जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कह रहा है यह केवल बड़े अस्पताल परिसरों के लिए लागू होता है, तो नहीं, इसके दायरे का विस्तार किया गया है। इसमें टीकाकरण शिविर, अस्पताल, क्लिनिक,
रक्तदान शिविर, शल्य चिकित्सा शिविर या किसी भी अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यह प्रयोगशालाओं में उत्पन्न अपशिष्ट सूक्ष्म जैविकी अपशिष्ट का साइट पर ही कीटाणु शोधन के माध्यम से पूरे निपटान को अनिवार्य बनाता है। यही बात आपको देखने को मिलेगी, सही है। तीसरा कह रहा है इन नियमों के तहत जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नहीं, इनको जो है स्रोत पर ही अपशिष्ट पृथक्करण में सुधार के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 10 के बजाय 4 श्रेणियों में, अगर 10 थे अब 4 कर दिए गए हैं, 5 नहीं है, तो ये भी गलत है, केवल एक कथन सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है टेस्ट 8 आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी था, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग हो सकता है हिस्ट्री का करें, क्योंकि हमने पीछे के 2 टेस्ट छोड़ दिए थे, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे या फिर आगे का हम लोग करते रहेंगे। चलो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।